अभी तो यूआई रिलेटेड थोड़े बहुत फंक्शनलिटी भी। एसक्यूएलाइट डेटाबेस का मेरे पास मतलब ऐसा इम्प्लीमेंटेड कोड तो नहीं था, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से सर्च कर लिया। तो एसक्यूएलाइट क्या है कि एक डेटाबेस है जो हमें एंड्रॉयड के लिए मिला हुआ है। ये एसक्यूएल का एक लाइट वर्जन है ना। इसमें हम मैनेज कर सकते हैं जो भी हमारा डेटा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, अगर हमको अपने इंटरनल स्टोरेज में सेव करके रखना होगा तो वो हम कर सकते हैं इसका यूज़ करके। और एसक्यूएल क्या होता है, एक माई एसक्यूएल होता है शायद बोलते हैं, अब उसके बारे में मेरे को डेप्थ में नहीं पता, बट एंड्रॉयड में हम एसक्यूएलाइट यूज़ करते थे, उसके बारे में मुझे पता है। उसमें क्या होते हैं कि एक तरह से हम एक डेटा बेस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं टेबल फॉर्म में, जैसे एक्सेल होता है। एक्सेल तो देखा होगा। अब वो चीज़ अगर बिल्कुल एक्सटेंडेड वे में अगर हम यूज़ करें ना, तो वो हम करते थे माइस्क्ल में। और सारी चीज़ें उसमें होती थी क्वेरी के थ्रू। अगर हमको कुछ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, हर चीज़ की एक क्वेरी होती थी। अगर तुम लोग इंजीनियरिंग में पढ़े भी होगे एसक्यूएल से रिलेटेड कमांड्स या फिर क्वेरीज, तो अपने एंड्रॉयड में हम क्या यूज़ करते थे, एसक्यूएलाइट। ठीक है, एसक्यूएलाइट इज द डिफॉल्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एंड्रॉयड। और ये होता था बहुत लाइट वेट फाइल बेस्ड डेटाबेस, जो कि अलाउ करता था हमें क्या, स्टोरिंग स्ट्रक्चर डेटा यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। और हम इसके थ्रू डेटा स्टोर करके रख सकते थे एसक्यूएल क्वेरीज का यूज करके। वही बताया ना, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी क्वेरीज होती थी जो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी हमारे साथ कि इसमें हमको कोड बहुत सारा लिखना होता था। हमको सिंपल क्या है कि सिर्फ अपने इंटरनल स्टोरेज में सेव करना है कुछ डेटा, बट उसका कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था और हमको हर चीज़ के लिए मैनुअल क्वेरी लिखनी पड़ती थी, जिसमें अगर हम कोई क्वेरी पास कर रहे हैं तो अगर उसमें कोई भी एक टेक्स्ट मिस्टेक हुआ तो एरर के चांसेस रहते थे। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारा कोड होता था, बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है। और मैनुअल ऑब्जेक्ट मैपिंग, इसमें क्या होता था कि जब भी हम डेटाबेस क्वेरी करते थे तो उसमें हमको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब पहले हम क्वेरी करते थे तो अगर हमको रेस्पॉन्स मिलता था ना, जैसे हम एपीआई से कुछ भी रेस्पॉन्स मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में मिलता है। तो इसमें क्या होता था, कर्सर कर्सर का ऑब्जेक्ट मिलता था, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता था कर्सर को हमारे कॉटलिन या जावा ऑब्जेक्ट में। तो ये सारा कन्वर्जन वगैरह करना पड़ता था। तो और साथ साथ इसमें मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके, जैसे एसिंग टास्क वगैरह इंप्लीमेंट करो, नहीं तो अगर मेन थ्रेड में हम इसको रन करते तो वही इशू आता, एएनआर वगैरह आ सकते थे। तो इस तरह करके ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था इसका इम्प्लीमेंटेशन। और जो माइग्रेशन होता है ना, जैसे कभी कभी हमने एक टाइम पे डेटाबेस बनाया और हम चाहते हैं कि अब उनके टेबल्स में कुछ और वैल्यूज हम ऐड करना चाहते हैं, कुछ नए कॉलम ऐड करना चाहते हैं, या फिर हम टाइप चेंज करना चाहते हैं अपने किसी कॉलम का, जो पहले इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा था हम उसको स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। तो ऐसे माइग्रेशंस करने पड़ते थे हमको, लेकिन उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी वो काफ़ी टफ होती थी। तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस था ये। ठीक है। तो इसलिए हमको एंड्रॉयड डेवलपर्स जो होते हैं गूगल के, उन्होंने बनाया हमारे लिए एंड्रॉयड जेटपैक कंपोनेंट, जिसमें कई सारी लाइब्रेरीज थी। तो डेटाबेस के लिए हमारे लिए बनाया गया एक रूम डेटाबेस। ठीक है। तो रूम डेटाबेस क्या है, काम वही करता है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस को ही यूज करता है, बट उसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कई सारे एनोटेशंस मिलते हैं हमको। उस एनोटेशंस का यूज करके हम डायरेक्ट अपने डेटाबेस में सारे क्रड ऑपरेशंस करा सकते हैं। अब वो कैसे कराते हैं उसको आगे हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है। तो ये था हमारा पुराना एसक्यूएलाइट का कोड। हमको एक डेटाबेस हेल्पर क्लास बनानी होती थी और उसमें ऐसा क्वेरी लिखना पड़ता था हमको हर चीज़ के लिए, जैसे इंसर्ट है, गेट ऑल आइटम्स है, तो ये हम क्वेरी लिख रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, ये सारी क्वेरी है। ठीक है। और फिर इसके बाद हमको कर्सर के ऑब्जेक्ट में वो सारा डेटा मिलता था। अब इस कर्सर को हम कन्वर्ट करते थे अपने जावा या कॉटलिन ऑब्जेक्ट में, तब जाके हम यूज़ कर पाते थे सारी वैल्यूज़ को। तो बहुत सारा मैनुअल वर्क था। ठीक है। अब इसमें क्या है, रूम डेटाबेस में क्या है, लेस बॉयलर प्लेट कोड। और जो तुम्हारे क्वेरी का वैलिडेशन है, हाँ इसमें ये भी प्रॉब्लम होती थी, ये क्वेरी वैलिडेट होती थी जब हम ऐप रन करते थे। लेकिन इसमें क्या है, कंपाइल टाइम पे अगर कोई क्वेरी मिस्टेक हुई है तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट वगैरह कन्वर्जन बहुत ईजी होता है इसमें, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है। इसमें हम कोरूटीन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लाइव डेटा यूज़ कर सकते हैं।
बहुत मॉडर्न होता है ना कोरूटीन, तो इसमें काफ़ी चीज़ें एफिशिएंट रहती हैं। अगर बैकग्राउंड थ्रेड में कुछ भी परफॉर्म कराना है वो सब इजी हो जाता है। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इजी है इसमें। तो यही था हमारा रूम डेटाबेस। तो रूम डेटाबेस की अगर कोई पूछे डेफिनेशन तो ये बोलना, रूम इज अ पार्ट ऑफ जेटपैक कंपोनेंट एंड राइट जेटपैक कंपोनेंट। जेटपैक कंपोनेंट और जेटपैक कंपोज दोनों डिफरेंट चीजें हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। जेटपैक कंपोनेंट क्या है कि पूरा का पूरा एक पैक ऑफ लाइब्रेरीज है जिसमें हमको मॉडर्न कई सारी लाइब्रेरीज मिली हैं एंड्रॉइड की तरफ से बाय डिफॉल्ट, जो कि सजेस्टेड है यूज की जानी चाहिए। जैसे लाइव डेटा वगैरह हो गया, ये सारा जेटपैक के अंदर ही आता है। कभी भी जेटपैक एक्सप्लोर करना होगा तो सर्च कर लेना, अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमको रूम डेटाबेस। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपने कोड की डायरेक्ट, जिससे और अच्छे से समझ में आया। तो एक बेसिक नोट्स ऐप के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें मैं यूज़ करूँगा नोट सेव कराने के लिए अपने लोकल स्टोरेज का, मतलब वो जो नोट्स सेव होंगे हमारे फ़ोन के स्टोरेज में सेव होंगे, ठीक है। और वहीं से हम नोट्स गेट करेंगे। तो अगर आप ऐप क्लोज करते हो तब भी आपका डेटा रहेगा ऐप के अंदर, है ना। तो इसके अंदर अभी मैंने कुछ चीज़ें कर रखी हैं, जैसे मेन एक्टिविटी में कोड जो होता है यूआई का वो मैंने कर रखा है पहले से ही। इसमें मैंने यहाँ पे ऐसा एक रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है जो कि लिस्ट शो करेगा नोट्स की, और इस नोट्स कैसे फॉर्म में आएंगे, ऐसे दिस इज सिंपल नोट। भाई स्क्रीन जो दिख रही है। एंड्रॉइड स्टूडियो की शेयर की थी मैंने, चलो दोबारा। अभी दिख रही है? हाँ। हाँ। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी का कोड, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक लिस्ट के लिए रिसाइकलर व्यू लिया है जो यहाँ पे ऐसे लिस्ट शो करेगा, ठीक है। टॉप में मार्जिन 60 dp ले रखा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनेबल एज टू एज रहता है ना, तो थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है ऊपर से। और यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट लिया है जिसके थ्रू हम नोट सेव कराएंगे। यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करेंगे और सेव नोट पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसे नोट ऐड होके आ जाएगा। ये अभी सिर्फ सिंपल दिख रहा है, ये रियल डेटा नहीं है, स्टैटिक डेटा है। और इसके लिए ये जो आइटम मैंने बनाया है वो बनाया है एक्सएमएल में ऐसा। रिसाइकलर व्यू की क्लास किसने किसने अटेंड की थी? दोनों, तुम दोनों ने की थी ना, आफरीन सलोनी तुमने। हाँ शायद। ओके ओके। तो चलो थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमको कोई भी लिस्ट बनानी होती है ना, जैसे मेन एक्टिविटी में हम ये लिस्ट शो कर रहे हैं, तो अगर इसको हमको शो करना है तो हमारा जो एक आइटम है ना, हमको उसका लेआउट डिफाइन करना होता है कि हमारा पर्टिकुलर एक आइटम कैसा दिखेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने एक आइटम नोट बनाया हुआ है, ठीक है। और वो बनाते कैसे हैं, सिंपल रेस्ट के अंदर जो लेआउट फोल्डर होता है वहाँ पे हम ऐसा क्रिएट करेंगे न्यू, और लेआउट रिसोर्स फाइल में क्लिक कर देंगे तो एक न्यू फाइल बन जाएगी, जो भी उसका नाम डालेंगे, नेम वाला वो आता है। हाँ, अब यहाँ पे हम नाम देते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हम किसी, जैसे हम चैट्स की लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम आइटम चैट दे देंगे। या फिर हम किसी प्लेयर्स की लिस्ट बना रहे हैं तो हम आइटम प्लेयर्स दे देंगे। कि मतलब हमारा एक आइटम दिखेगा कैसे। कोई भी लिस्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले उसका एक आइटम बनाना पड़ता है। और जब हमको लिस्ट शो करनी है जिस जगह पे, हम अपनी मेन स्क्रीन, अपनी जो पहली एक्टिविटी ओपन होती है, हम वहाँ पे अपने लिस्ट शो करना चाहते हैं, तो हमने दे दिया रिसाइकलर व्यू। अब रिसाइकलर व्यू क्या है, इसकी विड्थ क्या है, मैच पेरेंट पूरी पूरी विड्थ कवर करेगा, और हाइट मैंने दे रखी है 0 dp। इसका मतलब ये है कि इसके कंस्ट्रेंट जहाँ से जहाँ तक होंगे उस उतनी पूरी हाइट ये कवर कर लेगा। तो इसके कंस्ट्रेंट कहाँ से जुड़े हैं, टॉप से जुड़े हुए हैं जिसमें ये 66 dp का मार्जिन है, और बॉटम में इसके जस्ट ऊपर है। हमारे एडिट टेक्स्ट के मैंने इसको ऊपर लगा रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी हाइट कवर कर रहा है, ठीक है। और उसके नीचे हमने एक टेक्स्ट फील्ड ले रखा है, ये सिंपल, ठीक है। और उसके नीचे है बटन जिसके थ्रू हम सेव कराएंगे कोई भी नोट। अब हम देखते हैं जल्दी जल्दी इसका हम कोड बनाते हैं। यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा MVVM विद लाइव डेटा वगैरह वो सारा कुछ, और हमारा डेटाबेस। तो कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले हम उसकी टेबल बनाएंगे कि हमको स्टोर क्या करना है। हमको अब स्टोर करना था, और हाँ, इस फोल्डर के बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये फोल्डर सब
सब कोई अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको एमवीवीएम ही फॉलो करना है, बट जब हम एमवीवीएम फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब कोई न्यू डेवलपर आएगा या फिर हम अपना खुद का कोड काफी टाइम बाद देखने जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली कौन सी जगह पे क्या चीज है। ठीक है। तो एमवीवीएम कोड के लिए हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि डेटा डेटा के अंदर क्या क्या रहता है। हमारे मॉडल क्लासेस हो गए जो हम कोई भी डेटा होल्ड करने के लिए बनाते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और हमारी एंटिटीज वगैरह जो हम बना रहे हैं डेटाबेस के लिए, वो हमारी रिपोजिटरीज, डेटा से रिलेटेड जो भी काम है हम इस फोल्डर के अंदर रखते हैं, जिससे पता रहे हमें कि कुछ भी चेंजेस करना है तो हम कहाँ करेंगे चेंज। यूआई में हमारा क्या होगा, मेन एक्टिविटी को हम रख देंगे अभी के लिए। ये हमने उठा के इसको यूआई के अंदर कर दिया, हम कर देते हैं रिफैक्टर इधर। ठीक है। अब डेटा के अंदर हम बनाएंगे एक न्यू फोल्डर जिसको हम नाम देंगे मॉडल। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि हम कोड भी कर रहे हैं। इसको हम देंगे मॉडल। मॉडल क्या स्टोर करेगा, एक डेटा क्लास। डेटा क्लास क्या होगी, वो हमारी टेबल होगी जो कि स्टोर करेगी नोट को। ठीक है। नोट को रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए हम नोट देंगे। अगर प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है तो प्लेयर, जो भी हमारा रियल वर्ड ऑब्जेक्ट हम मतलब रियल वर्ड एंटिटी है वो, उसका नेम हम यूज करेंगे जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। ये एक डेटा क्लास होगी क्योंकि डेटा होल्ड करेगी। ठीक है। तो ये हमारी सिंपल एक नोट बन गई। लेकिन अगर हमको इसको डेटाबेस में टेबल बनाना है तो जब भी हम रूम डेटाबेस यूज करते हैं तो हम यहाँ पे एंटिटी का एनोटेशन यूज करते हैं, एंटिटी। अब ये क्यों करते हैं इसका रीजन मैं बताता हूँ। एंटिटी, ठीक है। अब इसमें हम दे देते हैं टेबल नेम। टेबल नेम हम दे देंगे नोट्स। ये हमारे नोट्स का टेबल है। ठीक है। अब हम टेबल में क्या क्या रखना चाहते हैं कि जो हमारा नोट है वो स्टोर करेगा, हमारे नोट की एक आईडी होगी जिसके थ्रू हम गेट करेंगे या डिलीट करेंगे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो कभी भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए, हम उस ऑब्जेक्ट की यूनिक आइडेंटिटी के लिए उसमें एक आईडी भी रखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम एक आईडी रख लेंगे प्राइमरी की, जो कि होगी हमारी प्राइमरी की। इसको हम ऑटो कंप्लीट ही कर लेते हैं। हाँ, अब मैं इसको समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है। हम सबसे पहले नॉर्मल कोई भी डेटा क्लास हम बनाते हैं तो सिंपल पहले इसको हटा देता हूँ मैं। डेटा क्लास हम बनाते हैं अपनी यूज केस के हिसाब से कि हमको क्या क्या स्टोर करके रखना है। हमारा नोट है वो क्या क्या स्टोर रखेगा। जैसे हमको यहाँ पे दिखाना था हमारे इसमें, हमारी जरूरत के लिए सिर्फ एक हमको नोट दिखाना और उससे रिलेटेड हम कुछ स्टोर नहीं करा रहे हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत होती कि हमने कब नोट क्रिएट किया तो उसके हिसाब से टाइमिंग भी होती कि क्रिएटेड एट। अगर हमको उसकी टाइमिंग भी दिखानी तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं एक फील्ड। जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड लेते हैं, मतलब वेरिएबल्स लेते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अभी कुछ नहीं है, हम सिंपल यही कराएंगे कि हम उसमें आईडी और टाइटल रखेंगे। ठीक है। अब आईडी क्या होगी, बाय डिफॉल्ट 0 होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो जनरेट होती रहे तो इसके लिए हमको एक डिफॉल्ट प्राइमरी की वो मिलता है नोटेशन। ठीक है। ये होगी हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की से ये पता लग रहा है कि हमारी टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो होगी आईडी। और ऑटो जनरेट ट्रू का मतलब ये है कि ये हमारे टेबल में ना, जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट का आएगा 1, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का 2, ऐसे आईडी सबको असाइन होती जाएगी ऑटो जनरेट होके। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा सोच लो कि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसके अंदर हमने अब सिर्फ अभी एक टेबल बनाया जो कि नोट्स कंटेन करेगा। जैसे हम एक्सेल बनाते हैं। एक्सेल पे काम किया है तुमने या देखा है सबने? सलोनी आफरीन, एक्सेल देखा है ना? यस। एक्सेल क्रिएट कर लेते हो ना कि पहले कोई भी कॉलम को एक नेम देते हो। तो अगर हम हाँ। नोट्स के लिए कोई चीज बना रहे हैं तो ठीक है, हम अपने स्प्रेडशीट का एक टाइटल दे देंगे नोट्स। अब उसमें हम कई सारे कॉलम्स बनाते हैं, फिर उसमें वैल्यूज ऐड करते जाते हैं। तो सोच लो हम यही बना रहे हैं अपने इंटरनल डेटाबेस के लिए, तो इसको इमेजिन करते जाना उस फॉर्म में कि हम एक नोट्स का टेबल बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ टाइटल पुट कर रहे हैं और आईडी। एक साइड आईडी रहेगी, दूसरे साइड दूसरे कॉलम में टाइटल रहेगा। आईडी 1 2 3 इस तरह के हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है। अब ये हमारी एंटिटी बन गई।
अब हम बनाएंगे। अभी सिर्फ ये मत सोचो कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं। अभी अभी तुमको याद भी नहीं होने वाला, तुमको थोड़ा अजीब भी लग रहा हो कि ये क्या है, क्यों कर रहे हैं। ये कई बार करने से चीजें आती हैं हमें समझ। तो ऐसा डरना भैया नहीं ये है हम कि कॉटलिन में ही लिख रहे हैं क्या? क्या। ये कॉटलिन में ही लिख रहे हैं क्या? हाँ, कॉटलिन में ही लिखा है, क्योंकि वेल हम कॉटलिन में ही यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं, लेकिन ये फाइल का नेम ही है नोट डॉट के टी। ये एक्सटेंशन से पता लग रहा है कि ये कॉटलिन कोड है। ओके। हम्म, तो ये हो गई हमारी नोट एंटिटी। ठीक है, अब हम इसमें डेटाबेस वगैरह भी रखेंगे। तो हम इसके अंदर बना लेते हैं डेटाबेस का एक फोल्डर, जिसमें हमारे डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, और ये हम रखेंगे डेटा के अंदर। तो डेटा डॉट डेटाबेस, डेटाबेस का एक फोल्डर हो गया हमारा। जब मुझे लगेगा कि ज़्यादा जल्दी टाइम जा रहा है तो मैं कुछ कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और एक डाओ का फोल्डर होगा, डेटाबेस के अंदर ही मैं बना देता हूँ, अभी ऐसी कोई वो नहीं है। यहाँ पे हम एक और क्लास बनाएंगे, क्लास नहीं इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस इसलिए कि जो हमारे डेटाबेस से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, एक मिडिल मैन होगा। कुछ भी हमको डेटाबेस में सेव कराना है, गेट कराना है, वो सारी चीज़ें वही करके देगा। ठीक है, तो हम इसे देंगे नोट्स डाउ नाम। डाओ मतलब डेटा बेस एक्सेस ऑब्जेक्ट करके, इसका फुल फॉर्म हुआ, इसलिए हम इसे डाओ बोलते हैं। डाओ बहुत पॉपुलर चीज़ है हमारे एंड्रॉयड में। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं एक इंटरफेस। अब जस्ट जिस तरह हमने एंटिटी अनोटेशन दिया था, अब यहाँ पे हमें एक एनोटेशन और देना पड़ेगा, जिससे हम बताएं कि ये हमारे डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट है हमारा ये डाउ। ठीक है, ये क्या करता है कि इसमें सारे हमारे CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेरीज अपने अंदर रखता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, या फिर कोई कैसी भी क्वेरी तुम चला रहे हो, तुमको यहीं पे डिफाइन करनी होंगी सारी चीजें। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ क्या है कि हम एक तो पहला, जब हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको इंसर्ट कराना है, तो हम उसके लिए एक क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे। और क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपल एट इंसर्ट लिख देंगे। ठीक है, अब एट इंसर्ट क्या होता है, ये अनोटेशन ये बताता है कि ये ऑपरेशन में हमको वही वाली क्वेरी चलानी है, इंसर्ट वाली क्वेरी। ठीक है, ऑन कॉन्फ्लिक्ट देते हैं इसमें कि अगर पहले से कुछ एग्जिस्ट करता हो तो उसी को अपडेट कर दो, नहीं तो रिप्लेस कर दो। इसको समझाता हूँ क्या किया मैंने। हाँ, मैंने एक सस्पेंड फंक्शन बनाया है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बैकग्राउंड में ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसा मैंने एसक्यूएलाइट के लिए बताया था कि अगर कोई भी डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन कराने होते हैं तो हम मेन थ्रेड में नहीं कराते, क्योंकि एनआर दे सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको सस्पेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे, जिससे बाद में हम इसे कोट्रेन के साथ यूज कर पाए। और सस्पेंड फंक्शन क्या होते हैं, इस चीज के कैपेबल होते हैं कि वो खुद को कभी भी पॉज कर सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़ेगी। ये मैंने कोरूटीन में कवर किया था, तो कोरूटीन के वीडियो लेक्चर्स देख लेना। ये हो गई हमारी क्वेरी। दो चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने सिर्फ दो यहाँ पे डिफाइन की क्वेरी। पहला क्या, एक हमें लिस्ट दिखानी है सारे नोट्स की, इसके लिए हमने ये बना लिया। और दूसरा हमारा इंसर्ट की क्वेरी। ठीक है, तो अब मैं इसको समझाता हूँ कि डाओ में मैंने किया क्या। ये हमारा मिडिल मैन होगा, जो सारी क्वेरीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और उसके लिए भी हमें यहाँ पे एड डाओ डिफाइन करना होगा। इससे क्या होगा कि इन सारे जो फंक्शंस का ना इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट रूम डेटाबेस खुद कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारा डाओ है, मतलब हमारा मिडिल मैन ये है। तो इसकी जरूरत के जितने फंक्शंस होंगे ना, इसका डिक्लेरेशन, इस फंक्शंस को हमने बॉडी नहीं दी है। देखो, क्या हमने इसका ब्रैकेट लगा के ऐसा बॉडी दी है क्या? किसी भी फंक्शन में हमने नहीं दिया, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन खुद रूम डेटाबेस दे देगा। वो पता कैसे लगाएगा, एट इंसर्ट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हमको कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, और यहाँ पे भी जब हम क्वेरी लिख रहे हैं ना, अगर इसमें हम कोई भी गलती करते हैं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम में हमको एरर आ जाएगा, ये देखो। और ये चीज़ हमारे एसक्यूएलाइट डेटाबेस में नहीं होती थी, तो हमको बहुत दिक्कतें होती थी एरर फाइंड करने। तो ये हो गई हमारा
मतलब एक इंसर्ट की क्वेरी और एक गेट ऑल नोड्स की क्वेरी, क्योंकि हमको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत थी। अब हम बनाएंगे डेटाबेस। अब हमारा टेबल बन गया, एक मिडिल मैन बन गया, लेकिन अभी एक्चुअल डेटाबेस नहीं बना है। ठीक है, तो हम एक्चुअल डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस क्या है? जो मल्टीपल टेबल्स कंटेन करता है। ऐसा समझ लो, एक एक एक्सेल शीट हुई सिर्फ एक टेबल, लेकिन इस तरह के मल्टीपल एक्सेल शीट एग्जिस्ट कर सकते हैं एक जगह पे, उसे बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, समझ में आ रहा है डेटाबेस क्या है सिंपल डेफिनेशन से? कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हम्म। बन जाओ। समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे एक टेबल हो गई स्टूडेंट्स की, एक टेबल हो गई टीचर्स की, एक टेबल हो गई उससे रिलेटेड कुछ की, मतलब ऐसा सोच लो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की टेबल है जिसमें सारे टॉपर्स हैं और अच्छे मार्क्स जो लाते हैं वो हैं। ठीक है, तो एक वो टेबल हो गई। तो ऐसे करके एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम बनाएंगे यहाँ पे डेटाबेस, जिसको हम नाम देंगे, क्योंकि एक एक एंड्रॉयड ऐप में मल्टीपल डेटाबेसेस भी नहीं, मल्टीपल डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम यहाँ पे दे देते हैं नोट्स डेटाबेस। इससे पता चले कि ये हमारा डेटाबेस है। ये हमारे क्लास का नाम हम दे रहे हैं, और ये क्या होगी? हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों होगी मैं बताता हूँ। ये होगी हमारी, और इसको भी हमें एट डेटाबेस बोलना पड़ेगा, एनोटेशंस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूम डेटाबेस समझ जाएगा कि जो हमारी डेटाबेस की क्लास है ना वो यही है, रूम डेटाबेस को बताने के लिए कि ये हमारी डेटाबेस क्लास है। नहीं तो सिर्फ नाम लिखने से कोई डेटाबेस नहीं बन जाएगा ना। अब यहाँ पे हमको देना होता है कि हमारी एंटिटीज कौन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं। ठीक है, तो हम देंगे इसके अंदर टेबल्स अपनी सारी। तो अभी हमारी कौन सी टेबल है? सिर्फ एक टेबल है हमारे पास, नोट, और जो भी हमारी क्लास का नाम है वो, और ये कॉलन कॉलन क्लास, क्योंकि एज अ हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इसको, मतलब एज अ क्लास यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंटिटी हमारी। डेटाबेसेस में ऐसे क्लास ऑब्जेक्ट ये सब चीजें नहीं होती ना, तो ये एक तरह से दो यूनिवर्स को हम मिला रहे हैं, वहां पे ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक क्लास है जो कि हम उसको एज अ क्लास यूज कर रहे हैं इधर। ठीक है, ये हुआ। तो इसमें हमने क्या दिया? हमारी टेबल्स के नाम दिया। अगर हमारे पास 5-6 टेबल होती तो हम इसमें कॉमा कर करके देते जाते हैं कि हमारे इस एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं। एक नोट की क्लास हो गई, एक यूजर्स की क्लास हो गई, और एक चेकलिस्ट की क्लास हो गई। ऐसे करके हम मल्टीपल यहाँ पे क्लासेस दे सकते थे, जो कि हमारी टेबल्स होती। एंटिटीज मतलब टेबल, डेटाबेस तो मतलब हमारा डेटाबेस हो गया। अब इसका वर्जन दे रहे हैं हम 1। इन फ्यूचर अगर हम कोई डेटाबेस में चेंजेस करते हैं तो फिर हमको वर्जन बढ़ाना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम 1 रखेंगे। एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स, कि मतलब इसको, इसका क्या यूज होता है? कुछ तो यूज होता है इसका, एक सेकंड में बताता हूँ। इसका मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज एक्सपोर्ट स्कीमा डेटाबेस? चलो गए, इस पे अभी फोकस नहीं करते हैं, अपन अपने बाकी के कोड पे करते हैं, फिर मैं इसके प्रॉपर डिटेल बताऊंगा। ठीक है, और ये एक्सटेंड करेगी हमारी क्लास किसको? रूम डेटाबेस को। ऐसा करने से मतलब जो हमारे रूम डेटाबेस के अंदर चीजें होंगी, फंक्शनैलिटीज होंगी, बिहेवियर्स होंगे, वो हमको मिल जाएंगे। एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहा है कुछ। ओके ओके, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये सारी चीजें वो नहीं करना चाहते इनहेरिट। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों होगी? क्योंकि एक तरह से इनकम्प्लीट क्लास है। इसमें से सिर्फ हम इसका इंस्टेंस चेक करेंगे कि अगर इसका इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है
तो हम इसमें नया इंस्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम इस डेटाबेस का एक ही ऑब्जेक्ट एक्सेस करें। ऐसा ना हो इसी इसी डेटाबेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना बना के हम किसी एक में सेव करा रहे हैं, किसी एक से गेट कर रहे हैं। इसलिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन हमको सिंगल एक क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगलटन पैटर्न के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे हमारे डेटाबेस की क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमारे जो हमने ये मिडिल मैन बनाया था ना, इसका एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमको इस मिडिल मैन का भी कोई इंस्टेंस चाहिए ना। इसलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, इसकी भी बॉडी नहीं रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नोड्स डाउ, जो कि हमको क्या रिटर्न करेगा, हमारा नोड का डाउ, जो हमारा टाइप है मेन। ये एक फंक्शन है जो ये रिटर्न करेगा क्या, इसका ऑब्जेक्ट, जो हमने मिडिल मैन बनाया है इस चीज का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट, क्यों बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एक हम नहीं, हम इसको देंगे वॉलेटाइल। वॉलेटाइल कीवर्ड का हम यूज क्यों करते हैं, वॉलेटाइल कीवर्ड का ये मतलब है कि जो हमारे इस इंस्टेंस के चेंजेस हो वो सारे थ्रेड पे विजिबल हो। मतलब जो हमारा इंस्टेंस हम इसमें लोड कराएंगे ना, वो सारे थ्रेड में दिखना चाहिए। इंस्टेंस हमारे डेटाबेस का इंस्टेंस होगा इसमें। ठीक है, ये हमारा। तो इससे क्या होगा कि जब हम मल्टीपल थ्रेड्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक थ्रेड में कोई दूसरा इंस्टेंस पहुंच जाए हमारे डेटाबेस का। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर थ्रेड में ये कांस्टेंट हो ये चीजें। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगा हमारे डेटाबेस का एक्चुअल इंस्टेंस। ठीक है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट लेगा ये फंक्शन या नहीं लेगा, तो इसको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट इसको चाहिए। कॉन्टेक्स्ट इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी हम डेटाबेस का एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको एक कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, जो कि हम भेजेंगे अपनी अपर क्लासेस से। और ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, हमारे नोट्स डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिटर्न लगाएंगे। और अब यहाँ पे ये चेक करना होता है कि अगर हमारा इंस्टेंस ऑलरेडी है तो हम तो इंस्टेंस रिटर्न कर देंगे अपने डेटाबेस का। ठीक है, लेकिन इन केस अगर हमारा इंस्टेंस बना ही नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्बिस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये क्या चेक करता है, अगर इसकी वैल्यू नल है तो हम इसकी जगह पे भेजेंगे ये दूसरी चीज। और दूसरी चीज क्या होगी, वो ये होगी, ये सिंक्रोनाइज्ड। एक सेकेंड, इसका एक्चुअल सिंटैक्स भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अभी कंफ्यूज मत होना ना इन सारी चीजों में। एक्सप्लेन करता हूँ मैं सारी इंस्टेंस। ये क्यों कट हो गया, हाँ यहाँ पे हमने लगाया एल्विस ऑपरेटर, क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नल होगी तो बाय डिफॉल्ट में जो यहाँ पे चीज रहेगी उसको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करेंगे हम। अब सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या करता है कि ये जो है ना, ये हमारे सारे थ्रेड में executes the given function log holding the monitor of the given object। जो हमारा सिंक्रोनाइज कीवर्ड होता है वो क्या करता है कि ओनली डेटाबेस का जो एक इंस्टेंस है ना, वो मतलब सारे थ्रेड में एक ही हो। हमारे जो वॉलेटाइल कर रहा है ना काम, उसी से मिलता जुलता काम ये भी करता है। जैसे वॉलेटाइल क्या करता है, विजिबिलिटी ऑफ द चेंजेस टू द वेरिएबल अक्रॉस मल्टीपल थ्रेड।
मतलब कि मल्टीपल थ्रेड में जो भी चेंजेस हों इस इंस्टेंस वाले, इस वाले वेरिएबल में जो भी मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं ना अलग अलग थ्रेड में, वो सारे मतलब सिंक्रोनाइज रहे हैं आपस में। तो एक वॉलेटाइल का यूज करना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में अगर तुमको ये सब नहीं समझ में आ रहा ना कि इसका क्या मतलब है, तो इन चीजों को तुम रट सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे में अगर हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करोगे ना, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोड में। इसलिए कोशिश करना कि इसी वे में तुम अपने डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करो। तो हम यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं इंस्टेंस नाम का, जो कि होल्ड करेगा हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। और वो क्या होगा, हाँ, अब कभी भी हमको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर, हाँ, ये होता है एक्चुअल हमारा फंक्शन। और ये क्या इनपुट में लेता है, एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, हमारी डेटाबेस क्लास का नाम लेता है और एक स्ट्रिंग लेता है जो कि हमारे डेटाबेस का नाम क्या देना चाहते हैं। जैसे हमने अपनी एंटिटी का नाम दिया है उसी तरह हम अपने एक डेटाबेस का भी नाम देना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट जो भी पास किया है वो, उससे हम लेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्यों ले रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। पहले हम पूरा इसको बना लेते हैं फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे हम देंगे इसका नेम। नेम क्या रखें, नोट्स डेटाबेस, सिंपल यही रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नेम। अभी भी एरर क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाया और यहाँ पे रिटर्न करा दिया है। ठीक है, कोई इनपुट हमने पास नहीं किया क्या, अच्छा बिल्ड यूज नहीं किया, बिल्डर डॉट बिल्ड, यहाँ पे हमको बिल्ड भी यूज करना था। अब इस पूरे कोड ब्लॉक में क्या हो रहा है ये समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बनाया डेटाबेस, नाम दिया, मतलब एनोटेशन यूज किया। एनोटेशन यूज करने से क्या होता है, डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना वो बाय डिफॉल्ट रूम डेटाबेस खुद जनरेट कर देगा। और इसमें हम दे रहे हैं कि कौन कौन सी टेबल हम इस डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं। उसके बाद हम वर्जन दे रहे हैं इसी एनोटेशन के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, वर्जन हम 1 दे रहे हैं, एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स दे रहे हैं, और उसके बाद हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं क्योंकि हम इसके मेंबर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते थे। मतलब जो इसके रूम डेटाबेस के अंदर हमको वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं ना उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन किया। और उसके बाद हमने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया जो कि हमारे मिडिल मैन का एक ऑब्जेक्ट बना के देगा। ठीक है, और उसके बाद हमने एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया। कंपेनियन ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि हम डायरेक्ट इस क्लास के अंदर के फंक्शन को बिना इसका ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी तो इसका ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं पाते। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये क्या करता है, ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट अलाउ करता है कि इसके अंदर की जो चीजें हैं ना इसका बिना, मतलब इस हमारी मेन क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही यूज कर सकते हो। कंपेनियन ऑब्जेक्ट का ऐसा मतलब हो गया कि जैसे जो तुम्हारे भाई या बहन के पास चीजें होंगी ना उसको तुम बिना परमिशन के यूज कर सकते हो। तो मतलब इसके अंदर जो भी चीजें, इसके लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, इसको हम यूज करना होगा, तो अब हम कर सकते हैं क्योंकि ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक कंटेक्स्ट ले रहा है क्योंकि कोई भी जब हम डिफॉल्ट मतलब ऐसे पैटर्न्स का यूज करते हैं ना तो हमको कंटेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे ये बिल्डर पैटर्न का यूज कर रहे हैं तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको देना ही पड़ता है यहाँ पे इनपुट में। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा कोई रीजॉइन हुआ क्या, ओके, चलो नहीं। तो हाँ, यहाँ पे हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है वो क्या सिर्फ किसी एक एक्टिविटी में काम आएगा क्या, नहीं ना, ये आएगा पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन। हमको कहीं से भी कुछ भी डेटा सेव करना पड़ सकता है, कहीं पे भी कुछ भी गेट करना पड़ सकता है, इसलिए हमने एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पास किया। और यहाँ पे हमने अपने डेटाबेस की क्लास को बताया इसको कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देना है। और उसके बाद हमने सिर्फ इसका एक नेम दिया
जो कि कुछ भी रख सकते हो, माई डेटाबेस, नोट्स डेटाबेस, जिस चीज का डेटाबेस हो उसका नाम दे दो। और यहाँ पे हमने हमारे इस वेरिएबल में स्टोर किया अपने डेटाबेस का एक इंस्टेंस। और क्योंकि ये एक लैम्डा फंक्शन था तो ये वही रिटर्न करता है जो भी इसकी लास्ट लाइन में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हमें रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे कि हमको खुद से रिटर्न लिखना पड़े कि ये रिटर्न करना है। ये बाय डिफॉल्ट लैम्डा फंक्शन में अपने आप हो जाता है कि जो भी लास्ट लाइन होगी वही एज अ फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, मतलब एज अ वैल्यू। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर ये इंस्टेंस है, एग्जिस्ट करता है, तो इसी को रिटर्न कर दो। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करेगा, एक नया इंस्टेंस बनाएगा और उसको रिटर्न करेगा। बस यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ है। ये क्या करता है, इफ द इंस्टेंस इज नॉट null then return it, if it's null then create new instance। मतलब समझ रहे हो कि अगर इसके पास ये ऑब्जेक्ट पहले से होगा तो उसी को रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिटर्न कर पाएगा। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। बट ये सारी चीजें जो है ना, एट वॉलेटाइल यूज करना और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज करना, ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड है। और इस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये सारे थ्रेड में हमें कभी भी ऐसा कुछ मिसबिहेव नहीं करता दिखेगा हमारा डेटाबेस। क्यों? क्योंकि उसके सारे थ्रेड में हमारे सिंगल इंस्टेंस यूज कर रहे होंगे हम। और ये दोनों कौन मेक श्योर करते हैं, ये हमारा एक वॉलेटाइल कीवर्ड और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ये तो इसको अगर शुरू शुरू में नहीं भी आता है ना तो इसको कोशिश करना कि रट लेना, मतलब रटना ऐसा नहीं है, समझ समझ के चीजें। अब ये हो गया हमारा डेटाबेस का सेटअप। सबसे पहले हमने टेबल बनाई, उसका एक नाम दिया, नोट्स स्टोर कराने वाले हैं। क्या क्या स्टोर कराने वाले हैं, उसकी एक आईडी होगी और उसमें कुछ वैल्यू होगी। तो हमारे नोट्स का टाइटल होगा, ठीक है, आईडी इंटीजर होगी, ये स्ट्रिंग होगा। और इसमें अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी थी तो वो भी हम ऐड कर सकते थे। अब हम सीधा चलेंगे स्टोर कराने के लिए, हम बनाएंगे हमारा ये हो गया सेटअप, रिपोजिटरी और व्यू मॉडल बनाना है बस। कुछ कोड तो हम खुद से लिखवा लेंगे। रुको मैं कुछ चीज़ें ऑटो जनरेट करा लेता हूँ तो जिससे टाइम नहीं वेस्ट होगा और मैं तुमको समझा पाऊंगा, है ना। अभी किसी को कोई लेट हो रहा है क्या? अगर इसको पूरा देख लोगे ना तो तुम लोग खुद से नोट्स ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम दे दो मेरे को, इसमें सारी चीज़ें टाइप कर देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रिपोजिटरी। रिपोजिटरी बनाने के लिए हम बनाएंगे कॉटलिन क्लास जिसका नाम देंगे हम नोट्स रिपोजिटरी। ये हो गई हमारी रिपोजिटरी। ठीक है, जो इनपुट में क्या लेगी, कंटेक्स्ट इसको चाहिए होगा। कंटेक्स्ट, इसको कंटेक्स्ट क्यों चाहिए ये भी बताता हूँ। देखो, अगर हमको नोट्स गेट करना है, सेट करना है, कुछ भी चीज़ें करानी है ना, तो हमको उसके डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो उसमें हमको क्या था, कॉन्टेक्स्ट पास करना था, इसलिए हम यहाँ पे ये बना रखे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक नोट्स डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। नोट्स डेटाबेस का ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट डिसाइड किया था और कैसे हमको मिलेगी हमारी क्लास। ठीक है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे ये एक्चुअल हमने वो डिसाइड किया है, ये हमने बनाया। और हाँ, अब हमारा मिडिल मैन, एक्चुअल डेटाबेस का हमको ऑब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन हम डायरेक्टली इसमें सेट नहीं कर सकते, गेट नहीं कर सकते, इसलिए हमको मिडिल मैन चाहिए, जो कि था हमारा क्या, डाओ, नोट्स डाओ। और ये कैसे मिलेगा हमें, हमारे नोट्स डेटाबेस के थ्रू, जो कि हमने अपने डेटाबेस के अंदर डिफाइन किया था। ये देखो,
ये यहाँ पे डिफाइन किया था इसके थ्रू। ठीक है। हाँ, अब हमको एक दो फंक्शंस की जरूरत होगी। सबसे पहला इंसर्ट नोट। इंसर्ट नोट के लिए हम एक सस्पेंड फंक्शन यहाँ भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको कोरोटीन यूज करना है व्यू मॉडल के अंदर। तो हम क्रिएट करेंगे एक सस्पेंड फंक्शन जो एज अ इनपुट क्या लेगा, एक पूरा का पूरा नोट, और रिटर्न कुछ नहीं करता है। ये एक सस्पेंड फंक्शन है जो कि इनपुट में लेता है एक नोट का ऑब्जेक्ट, जो कि हम सेव कराएंगे अपने डेटाबेस में। और ये नोट्स डॉ जो हमारा मिडिल मैन है वो क्या करेगा, एक क्वेरी चलाएगा और हमारे इस ऑब्जेक्ट को सेव करा देगा। ठीक है, ये सिंपल हमारा काम हुआ ये। और गेट ऑल नोट्स के लिए भी हम एक सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे जो कि लिस्ट ऑफ नोट्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये रिटर्न भी करता है क्योंकि हम गेट कर रहे हैं ना, हमको बदले में कुछ तो रिटर्न में भी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, और ला किसके थ्रू रहे हैं, इसी मिडिल मैन के थ्रू। ये देखो सिंपल, ये हमारी रिपोजिटरी थी। एमवीवीएम में ये सारी चीज़ें कवर की गई होंगी कि रिपोजिटरी हम क्यों बनाते हैं। और एक बार मैं फिर रिवाइज करवा दूंगा कि ये क्यों बनाते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। ये हो गई हमारी नोट्स व्यू मॉडल। इसको भी कोई ज़रूरत है क्या, रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ेगी। रिपोजिटरी को कंटेक्स्ट चाहिए। तो वैसे अपन कर सकते हैं कि इसमें कंटेक्स्ट पास कर दें, या इसके फंक्शन में कर देते हैं। हम्म। अब यहाँ पे एक इशू क्या होता है कि अगर हम कभी भी नोट्स व्यू मॉडल में डायरेक्टली कुछ पास करते हैं तो ये इसकी पॉलिसी वायलेट करता है, व्यू मॉडल की पॉलिसी। तो यहाँ पे हम एक जुगाड़ ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन हो जहाँ पे हम रिपोजिटरी यूज करना चाहते हैं, जैसे अभी आया था सजेशन में ना, इंसर्ट नोट में हमको रिपोजिटरी की जरूरत है, गेट ऑल नोट्स में भी हमको है। हम्म। चलो हो गया, हम उसके लिए फैक्ट्री बना लेंगे। एरर क्यों आ रहा है, एक सेकेंड। तो ये क्या है, हमारी व्यू मॉडल बनाई हमने, ये लेती है इनपुट में रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट, और एक्सटेंड कराया हमने व्यू मॉडल से। अब यहाँ पे हम लाइव डेटा डिफाइन करेंगे। लाइव डेटा से क्या होता है, ये होते हैं एक ऑब्जर्वेबल डेटा होल्डर। तो जब भी हमारे नोट में कुछ चेंजेस आएगा ना, ये ऑटोमेटिकली एक ऑब्जर्वर इनके थ्रू मिला होता है, उस ऑब्जर्वर में हम अपनी लिस्ट दोबारा सेट या गेट करा सकते हैं। अगर आज की क्लास में थोड़ा टाइम लग भी जाए ना, तो ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। एक प्राइवेट वेल बनाते हैं हम अपना, डाउ का नहीं, हमको हमारे नोट्स का एक वो बनाना है, लाइव डेटा, जो कि म्यूटेबल टाइप का होगा। और म्यूटेबल टाइप का हम एक बनाते हैं, मैं पहले इसको बना लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, पहले इसका कोड मैं कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ मैं क्या किया मैंने यहाँ पर। व्यू मॉडल्स, व्यू मॉडल स्कोप क्यों नहीं वर्क कर रहा है। ओके, कॉटलिन कोरोटीन की भी हमको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी जिससे हमारा ये कोड वर्क करे। हमारी मेन एक्टिविटी कहाँ है, यहाँ पे लाइफ साइकिल स्कोप वर्क कर रहा है क्या।
ओके, तो हम ये कर सकते हैं, चलो लाइफ साइकिल स्कोप हमारा वर्क कर रहा है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे भी कोटलिन कोरूटीन कॉल करा सकते थे, लेकिन नहीं करा रहे हैं। हम अपने व्यू मॉडल में नहीं करा रहे हैं, हम वो डायरेक्ट वहाँ करा लेंगे। तो ऑब्जर्वर पे कहाँ मिलेगा? लाइव डेटा की जरूरत है ये। चलो क्या, मैं डिपेंडेंसी ऐड करा ही देता हूँ। क्या मिसिंग है? व्यू मॉडल का तो हमने यूज कर रखा है ऑलरेडी, लाइव डेटा भी। को रूटीन की मिसिंग होगी डिपेंडेंसी। है। ओके, हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे व्यू मॉडल स्कोप का। ठीक है, तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, गेट करेंगे जो भी हमारा रिपोजिटरी से रिटर्न आ रहा है, और यहाँ पे हमको सस्पेंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा क्या लिख रहा हूँ, सबका लॉजिक होता है प्रॉपर। अगर एमवीवीएम का किसी दिन रिवीजन चाहते हो तो बता देना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो रिकॉर्डिंग तो पड़ी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लाइव डेटा बनाया है म्यूटेबल टाइप का। और म्यूटेबल टाइप का लाइव डेटा क्या होता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लाइव डेटा होल्ड क्या करता है, पूरी की पूरी एक लिस्ट ऑफ नोट्स। ठीक है, अब जो भी अगर लिस्ट ऑफ नोट्स में कोई एक आइटम भी चेंज होगा तो ये जो ऑब्जर्वर होते हैं इनके, उनमें वहां पे अपडेट ट्रिगर हो जाता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे सेट ऑन क्लिक लिसनर होता है, जब भी क्लिक करते हैं तो एक क्लिक रेस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है, तो वहां पे हम मैनेज कर सकते हैं कि टोस्ट दिखाना है या कुछ परफॉर्म कराना है। जैसे हम सेव बटन यूज कर रहे हैं, वहां पे क्लिक लिसनर लगाएंगे तो उसी तरह होता है। अब यहाँ पे हमारा जो एक लाइव डेटा म्यूटेबल था और एक इम्यूटेबल लाइव डेटा था। अब इम्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि लाइव डेटा जो हो उसको बाहर से कोई भी चेंज ना कर सके। ठीक है, मतलब एक्टिविटी से कोई भी एक्सेस ना कर सके, क्योंकि ये व्यू मॉडल के अंदर की चीज है। हम नहीं चाहते, हम सिर्फ प्रोवाइड कराना चाहते हैं डेटा। व्यू मॉडल का क्या काम है, प्रोवाइड कराना डेटा, ये नहीं कि किसी एक्टिविटी से डेटा उल्टा लेना। इसका काम नहीं होता। ठीक है, इसकी पॉलिसीज होती हैं कुछ। तो इसका क्या काम होता है, इसको डेटा प्रोवाइड करना। तो हम ये कराएंगे इसके थ्रू, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा समझ लो कि इसको हम तिजोरी के अंदर रख रहे हैं और उसका एक फेक क्लोन दे रहे हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं क्योंकि ये चेंज किया जा सकता है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो वाला लाइव डेटा म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है उसमें हम स्टोर करा देंगे। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी हम इस वाले में स्टोर करा देंगे। और ये वाला लाइव डेटा क्या होता है, आउटसाइड चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम इस नोट्स, हमारे ये डैश नोट्स वाले में स्टोर कर देंगे ये चीज, जो कि होगा वैल्यू, सेट वैल्यू, पोस्ट वैल्यू करना है या सेट, पोस्ट वैल्यू कर देता हूँ। पोस्ट वैल्यू क्या होता है, बैकग्राउंड चेंजेस अगर हम कुछ स्टोर करा रहे हैं तो हम पोस्ट वैल्यू का यूज करते हैं। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ठीक है हम वैल्यू कर देते हैं। इसका रीजन मैं देख लूंगा कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा
नोट्स डॉट वैल्यू क्यों नहीं हो रहा है यार सेव? एक सेकेंड, हमने यहाँ से लिस्ट गेट किया, ठीक है, ओके, हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है। Assignments are not expression and only expressions are allowed in this context. Okay, sorry, ये एरर था। अब तो नहीं आना चाहिए ना। हम्म, तो ये हमारा टाइप हमने डिफाइन किया था, इसलिए एरर आ रहा था कि हमने टाइप डिफाइन की जगह क्या कर दिया था, इक्वल टू का यूज कर लिया था, जबकि हमको सिर्फ टाइप डिफाइन करना होता है और एक्चुअल यहाँ पे जो भी इनिशियलाइजेशन होता है हम इधर देते हैं इक्वल टू के उस साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड है नोट्स, ठीक है, और फाउंड क्या है, यूनिट। यूनिट क्यों है फाउंड भाई, क्या रिटर्न कर रहा है ये, देखना पड़ेगा, हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट नोट करा रहे हैं तो कहाँ से होगा, यहाँ पे तो नोट्स बहुत बड़ी गलती की थी मैंने यहाँ पे। और एक होगा गेट ऑल नोट्स, ठीक है, जो कि क्या करेगा, व्यू मॉडल इसको पोस्ट वैल्यू। अब कोई इशू नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया था मैंने ये बताया ना कि जैसे व्यू मॉडल का क्या काम होता है, सिर्फ एक्टिविटी का डेटा होल्ड करना और एक्टिविटी को डेटा प्रोवाइड कराना। हम ये नहीं चाहते कि एक्टिविटी से कोई इसके डेटा के साथ छेड़खानी करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्टिविटी का डेटा होल्ड करेंगे। इसके लिए हमने एक लाइव डेटा बनाया जो कि चेंज एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम इनसाइड ओनली। तो जो भी इसमें चेंजेस अब कर रहे हैं इनसाइड से कर रहे हैं, बाहर से कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बाहर सिर्फ हमने इसका एक वो दे दिया कि मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी इस वाले में स्टोर हो जाएगी और इसको हम ऑब्जर्व करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, ठीक है। इसके थ्रू हम जो भी डेटा है वो शो कराएंगे अपने नोट्स में। ये लिस्ट हमारी वहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसमें जैसे भी कोई चेंजेस होते हैं ना, डिलीट होता है या कुछ होता है, तो वो वहां पे चेंजेस शो कर देता है। तो ये हमारा व्यू मॉडल कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस एक एडाप्टर बनाना है और सेट करा देना, और कुछ काम नहीं बचा है। 10:08 हो गए, मेरे ख्याल से 15 मिनट और लग सकते हैं। इतने में किसी का नुकसान नहीं होगा, आज रुक जाना वैसे भी। एक अडाप्टर के लिए हम फोल्डर बना लेते हैं। ये होगा हमारा रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर, ठीक है। हम्म, उसके लिए हम जनरेट कराएंगे चैट जीपीटी से पूरा का पूरा। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा उसका कोड, और कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये एक रिसाइकलर व्यू का एक डिफरेंट वर्जन होगा। अब हमारी क्या है, लिस्ट आ रही है यहाँ तक। इतना सारा प्रोसेस करने के बाद हमारी लिस्ट आ रही होगी, बस हमें वहाँ शो करने के लिए रिसाइकलर व्यू में एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो हम एडाप्टर क्रिएट करेंगे। गिव मी एडाप्टर यूजिंग diffutil and list adapter। तो ये हम करने वाले हैं कॉपी पेस्ट पूरा यहाँ पे। आइटम नोट बाइंडिंग, इसके सारे एरर मैं फिक्स करता हूँ जल्दी। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि इस कोड में हो क्या रहा है।
ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू का अडाप्टर बनाया, और अडाप्टर क्या करता है, लिस्ट, कॉल आ गया, हेलो, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है, हेलो, ओके, हाँ, तो एडाप्टर क्या करता है, एक डेटा लेता है, जैसे लिस्ट का एक आइटम लिया, उसका डेटा जो भी है, हम हमारे एक्चुअल व्यू जो होते हैं ना, जो हमने क्रिएट किया है, जैसे कि ये हमने नोट के लिए क्रिएट किया है एक्चुअल व्यू, इसमें बाइंड करेगा जो हमारा एक्चुअल डेटा है, जैसे हमने सेव कराया, फॉर एग्जांपल आफरीन नाम हमने डाला और सेव करा दिया, ठीक है, तो जो हमारा ये व्यू है ना, इससे एक्चुअल डेटा बाइंड करेगा और सेव वहां पे शो कराएगा, लिस्ट में जैसे जैसे करके लिस्ट आती जाएगी, सारों को कराता जाएगा एक एक करके, ये हमारे अडाप्टर का काम होता है। लेकिन हमने क्या किया, इसमें डिफ यूटिल कॉल बैक का यूज किया, कि जब हमारा रिसाइकलर व्यू क्या होता है कि कोई भी चेंजेस होते हैं हमारे लिस्ट में, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ऐसी लिस्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें कई सारे फील्ड्स हैं, लेकिन उसके एक आइटम के किसी एक वैल्यू में चेंज हुआ है, तो उससे क्या करता था, जो पहले रिसाइकलर व्यू यूज करते थे लोग विदाउट डिफ्यूटिल, उससे क्या होता था, पूरा का पूरा वो एडाप्टर को ही रिफ्रेश करता था, ठीक है, जब हम नोटिफाइड डेटा सेट चेंज करते थे, तो ये एफिशिएंट नहीं माना जाता है, इसलिए मैं तो, मतलब मैं क्या, जनरली लोग यही यूज करते हैं डिफ्यूटिल कॉल बैक। ये क्या करता है, इसके अंदर दो मेथड्स होती हैं, ये एक ओल्ड आइटम रखता है, एक न्यू आइटम रखता है हर आइटम का, तो जो ओल्ड लिस्ट है उसका ओल्ड आइटम लेके उसकी आईडी कंपेयर करेगा कि पूरे आइटम सेम है या नहीं, जब आइटम सेम ट्रू आएगा, उसके बाद ये चेक करेगा कि इनका कंटेंट सेम है या नहीं, अब ये चेक करेगा कि इसका कंटेंट सेम है या नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही देखेगा कि एक कंटेंट बदला हुआ है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर आइटम को अपडेट कर देगा। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा हमको, पूरी की पूरी लिस्ट हमको रिफ्रेश नहीं करनी पड़ती, जिस आइटम में चेंज हुए हैं सिर्फ उसी को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये हमारा अडाप्टर हो गया, इसका कोड हम डिटेल में नहीं समझेंगे यहाँ पे, सिंपल हम यहाँ पे सेट करवा लेंगे अपना अडाप्टर। एक सेकंड, मैं कोड जनरेट ही करा लेता हूँ। तो अभी क्या है, हमारे नोट्स व्यू मॉडल से हमको रिपोजिटरी चाहिए होगी, अरे यार शिट, इसकी एक हमको फैक्ट्री भी बनानी पड़ेगी। पूरा का पूरा एमवीवीएम यूज किया गया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इससे क्या है, समझ में तुम लोग को रिकॉर्डिंग से तो आ जाएगा वैसे, पर कोई नहीं, कभी कभी टाइम लग जाना चाहिए इन चीज़ों में।
ये है हमारी मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम सारा कोड कॉपी पेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं क्या एरर आ रहा है क्या नहीं। तो हम फैक्ट्री का भी कोड ले आ लेते हैं। और इसका कोड मैं सेंड कर दूंगा, जिससे तुम लोग एक बार खुद से रिवाइज भी कर लो। और कोई भी इशू आए ना तो एक बार मेरे को पिंग कर देना या तो। हम्म फाइनली कोड होने वाला है कंप्लीट। बहुत कोड रहता है एमवीवीएम में, मतलब इतना भी कोड रहता नहीं है, पर थोड़ा सा अगर पहले सेटअप कर रखा होता तो सही रहता, बट हो गया कोई नहीं। मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि सारा कुछ सामने सोचा था कर लूंगा। ठीक है, अब मेरे को बस कोड वेरीफाई करना है क्या है और समझा देता हूँ फिर मैं कोड। इनिट में हमने रिपोजिटरी बनाई, ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, एक अडाप्टर बनाया और उसमें लेआउट मैनेजर सेट किया, अडाप्टर सेट किया, सबमिट कर दी लिस्ट जो भी हमारी नोट्स की लिस्ट है, और गेट ऑल नोट्स हमने कॉल कर दिया। ठीक है। हम्म सब कुछ सही लग रहा है। तो ये क्या था, हमारा पूरा नोट्स ऐप विद एमवीवीएम, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर के साथ था। अब इसमें मैं समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। ये हमारी ऑन क्रिएट होती है जो शुरू में हमको जनरेट होके आती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों? क्योंकि जिससे हमको बार बार फाइंड व्यू आईडी नहीं करना पड़े, हमने बाइंडिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके थ्रू हम सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे एक्सएमएल लेआउट में हमने बनाई है, जैसे एडिट नोट बनाया है, टेक्स्ट बनाया है, रिसाइकलर व्यू बनाया है, जो भी है सारा कुछ हम इसके अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। और हमने अपने सेव नोट में क्लिक करने से पहले चेक कराया कि अगर एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है तो हमारा जो भी नोट है वो इंसर्ट हो जाना चाहिए हमारे व्यू मॉडल के थ्रू, और फिर ये क्लियर हो जाए और हमारे गेट ऑल नोट्स फंक्शन कॉल हो जाए। हमने बटन सेव पे ये करा रखा है। चलो एक बार हम रन कराते हैं और उसको देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। हमारा ये इतना वर्क करना चाहिए कि मतलब जैसे ही हम नोट सेव कराते हैं ना, तो हमारा दिखना चाहिए सेव हुआ नोट हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, हम इसको रन करा देते हैं, तब तक मैं कोड समझाता रहता हूँ। ये हमारा ऐप है जिसमें हम कुछ भी नोट टाइप करेंगे और सेव नोट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट शो होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने कोड किया हुआ है। और व्यू मॉडल के अंदर मैंने क्या किया है कि सिंपल दो फंक्शन बनाए हैं, जो कि एक इंसर्ट कर रहा है और एक गेट ऑल नोट्स कर रहा है। और ये सारी चीजें तुमको अगर सर के ऊपर से निकल गई हो तो तुमको एमवीवीएम रिवाइज करने की सख्त जरूरत है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया ना, तो मैं इसको बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, बस तुम लोग मेरे को मैसेज कर देना। और कोशिश करो कि हर टॉपिक जो तुमको नहीं समझ में आ रहा ना,
उसके 10 या 15 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। उससे क्या होता है, सारी चीज़ों के इंटरनल वर्किंग जब हमें पता लगते हैं ना, तो हमारे डाउट्स और क्लियर होते हैं। और मैंने यहाँ पे एक इनिट फंक्शन बना रखा है जो एक्टिविटी के क्रिएट होते ही इनिट को कॉल कर देगा, तो इसके अंदर जो भी कोड है सारा कुछ चलेगा। तो इसके अंदर मैं क्या क्या करा रखा हूँ, सबसे पहले तो रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ती जब हम व्यू मॉडल में हमको पास करना होता। और व्यू मॉडल में हमने पास कैसे किया, फैक्ट्री के थ्रू, क्योंकि व्यू मॉडल में डायरेक्टली हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रन हो रहा है ना? हाँ, देखते हैं, बस कुछ इशू नहीं होना चाहिए। वो रूटीन तो हमने वहीं कॉल करा दिया, तो आई थिंक होना नहीं चाहिए कोई इशू। एक क्रैश आया है कुछ। Uninitialized property exception. Instance has not been initialized. नोट्स डेटाबेस इनिशियलाइज नहीं हुआ, क्यों? एक सेकेंड। ओके, और क्या एरर है? लेट इन इट लिख दिया था ना हमने। तो हमने क्या है, डेटाबेस इनिशियलाइज नहीं हुआ था और कॉल हो रहा था, इसलिए ये एरर आया। तो उसका इनिशियलाइजेशन जरूरी है यहाँ पे, इसलिए हमने सबसे पहले नल इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद अगर ये नल हुआ तो हमको रिटर्न करा देना इसका इंस्टेंस। अब देखते हैं हमारा ये छोटू नोट ऐप काम करता है या नहीं। 10:24 हो रहे हैं। तो इंस्टॉल हो गया, हम इसमें कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है। और ये एडिट टेक्स्ट ऊपर जाना चाहिए था, जो कि एक इशू है। ये देखो, नोट हमारा आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ आफरीन इज अ गुड गर्ल, ठीक है। ये देखो, कुछ भी सेव कराते हैं, सलोनी इज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये देखो, अब हम बैक करके आएंगे और चेक करेंगे कि हमारे नोट्स सेव हैं या नहीं। सारे नोट्स हमारे सेव हैं, ठीक है। तो ये हमारा रूम डेटाबेस था, और इसका डेटा तब तक रहेगा जब तक हम डेटा क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एक नोट्स डेटाबेस था। इसमें हम अगर स्क्रॉलिंग वगैरह देखना हो तो उसके लिए हम देख सकते हैं काफ़ी सारे नोट ऐड करके, जिससे स्क्रॉल वाला सिस्टम भी पता चल सके कि स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। हम्म, ये देखो, ये सारी लिस्ट हमारी नोट्स की हमको दिख रही है, ठीक है। तो ये था हमारा नोट्स ऐप विद MVVM, सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो हुई हैं। सिर्फ एक चीज़ हमने नहीं की है फॉलो, जो कि होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अगर वो करते तो आई थिंक और लंबा हो जाता प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल
एक नोट ऐप था, इसका कोड से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं इसका जिप शेयर कर दूंगा। इसको एक बार बस इंस्टॉल करना, जिप को अपने फोल्डर में इंपोर्ट करके देखना एंड्रॉयड स्टूडियो में, और रन करके देखना। तो आफरीन सलोनी, कैसा लग रहा है एक लाइव कोडिंग प्रोजेक्ट देख के? पहली बार, मतलब मैंने तो पहली बार ही बताया, समझ में तो नहीं आया वो कुछ आफरीन? काफी चीजें सर के ऊपर से गई होंगी, है ना? हाँ मतलब आधे चीजें तो समझ में नहीं आए, थोड़ा टफ दिखा था मेरे को। कोई नहीं, जब तुम एमवीवीएम रिवाइज करोगी ना, तो सारी चीजें हम्म। ये कोड में भेज दे रहा हूँ, और दोबारा इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। बट ये तो समझ में आ गया ना कि एंटिटीज होती हैं टेबल, डेटाबेस होता है हमारा मेन एचयूएल डेटाबेस जो कि मल्टीपल टेबल कंटेन करेगा, और सिंपल डाओ जो होता है वो होता है एक मिडिल मैन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ वो आ गए। तो कॉन्सेप्ट समझो, कोड मत समझो कि कोड कैसे क्या लिखूंगी, मेरे से हो पाएगा या नहीं, ये सब मत समझो। ये जब तुम कई बार कॉपी करके बनाओगी ना खुद से, तुम बस बनाने की कोशिश करना। अब तो इतना तो है ना कि तुमने चीजें देख रखी हैं, तो तुम खुद से इम्प्लीमेंट कर लोगी, खुद से कर लोगी इम्प्लीमेंट। अगर चैट जीपीटी की हेल्प लेनी हो तो चैट जीपीटी की हेल्प से कर लोगी। हाँ करूँगी। हाँ, ठीक है फिर, वेरी गुड। तो अगर टाइम लगे तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस, या तो इसका एक सिंपल एक असाइनमेंट करके देखना। मैं इसका कोड सेंड कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देना। इसमें टाइटल दिख रहा है तो टाइटल के साथ यहाँ पे आइटम में कुछ और भी दिखा देना। ठीक है, यहाँ टाइटल के साथ कुछ और। ओके। ओके, चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।